तो ड्रैगन बॉल के लास्ट पार्ट में हमने देखा गोकू और उसके साथी ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहे थे, लेकिन पिलॉफ ने उनकी सारी ड्रैगन बॉल छीन ली थी। और जब गोकू और बाकी सब उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें कैद कर लेता है। अब पिलॉफ सारी ड्रैगन बॉल छीन के सैनरॉन को समन कर लेता है और वो अपनी विश मांगने ही वाला था, लेकिन ऊलोंग उसकी सारी विश खराब कर देता है। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है और यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मचाने लगता है, लेकिन यामचा उसकी पूंछ काट के उसे दोबारा से नॉर्मल कर देता है। जब ये सारा कुछ खत्म होता है तो ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं गोकू मास्टर रोशी के घर आ जाता है ताकि वो अपनी आगे की ट्रेनिंग कर सके और यहाँ पे इसे एक न्यू दोस्त भी मिलता है जिसका नाम था क्रिलिन, और मास्टर रोशी इन्हें तैयार करने वाले हैं ताकि ये वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जा सके। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ड्रैगन बॉल सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इस पे पूरा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि मुझे सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइस, अगर आप मुझे सपोर्ट ही नहीं करोगे तो मैं इसके न्यू एपिसोड कैसे जल्दी लेकर आऊंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो जो इस वीडियो को देख रहा है एक एक बंदा, प्लीज जब आप इस वीडियो को देखते हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और मुझे पता लग जाता है कि कितने लोगों को ये वीडियो सच में पसंद आ रही है। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो चलो देखते हैं आगे। अब अगले दिन मास्टर रोशी गोकू को उठाने के लिए जाता है। गोकू लॉन्च के साथ सोया होता है और भाई ये ठरकी बुड्ढा उसे उठाने के चक्कर में इससे भी हरकतें करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि लॉन्च यहाँ पे अपने दूसरे रूप में है और गोकू को उठाते हुए लॉन्च भी यहाँ पे जाग जाती है। और जब लॉन्च को पता लगता है कि गोकू उसके साथ सोया हुआ था तो वह इस पर गोलियां बरसानी स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये अपने दूसरे रूप में थी। और जब गोकू इससे काफी ज्यादा परेशान होता है तो वो इसके मुंह पर एक रख के देता है। अब मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन को ये समझाने लगते हैं, देखो बच्चों, मैं तुम्हें जो ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया में शांति लाने के लिए है। और क्या तुम्हें मेरा डेली रूटीन जानना है? जिसपे ये लोग हाँ में जवाब देते हैं। तो मास्टर रोशी अब इन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं और ये दौड़ लगाते हुए जा रहे थे। क्रिलिन को ऐसा लगता है ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा आसान है, लेकिन मास्टर रोशी अब एक मिल्क शॉप पर आ गए थे और वो इन दोनों से कहते हैं, चलो एक एक क्रेट को उठाओ, हमें इस दूध को डिलीवर करना है। मतलब भाई ये बुड्ढा इनकी ट्रेनिंग भी कराएगा, साथ में इनसे पैसे भी कमा लेगा। ये सुनकर ये लोग काफी शौक थे। इन्हें तो ऐसा लग रहा था कि मास्टर रोशी इनसे ट्रेनिंग कराएंगे, लेकिन ये तो इनसे काम करा रहा है। और शॉप का ओनर कहता है कि रूट काफी ज्यादा लंबा है, तुम सही टाइम पे सारे दूध को डिलीवर नहीं कर पाओगे, तुम्हें हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए। लेकिन मास्टर रोशी कहते हैं, हम सारे दूध को सही टाइम पे डिलीवर कर देंगे। अब ये लोग अपने काम के लिए निकल गए थे। ये सारी जगह दूध को डिलीवर कर रहे थे। जहाँ पे इनको लगता है कि ये लेट होने वाला है तो ये अपने पीछे मॉन्स्टर लगवा लेते हैं, और ऐसे ही करते करते इन्होंने सारी जगह मिल्क को डिलीवर कर दिया था। बस अब एक लास्ट घर बचा था जो कि पहाड़ के काफी ऊपर है और इसमें इनकी बैंड बजने वाली है। लेकिन ये दोनों पहले ही काफी ज्यादा थक चुके थे। मास्टर रोशी आधे रास्ते जाकर ऊपर बैठ जाते हैं और ये लोग सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आ रहे थे। गोकू फिर भी क्रिलिन से काफी ज्यादा आगे था, लेकिन भाई क्रिलिन की तो यहाँ पे हवा निकल चुकी थी। गोकू यहाँ पे कुछ खाने के लिए मांगता है क्योंकि वो भी काफी ज्यादा थक चुका है, लेकिन मास्टर रोशी उसको एक कहानी सुनाते हैं। देखो गोकू, तुम्हारे ग्रैंडपा और ऑक्स किंग दोनों ही ऐसी ट्रेनिंग किया करते थे और वो कभी भी नहीं थकते थे। ये सुनकर गोकू में जोश आता है और ये दोनों जल्दी से यहाँ पे मिल्क को डिलीवर कर देते हैं। और इस घर का जो ओनर था वो मास्टर रोशी को पहले से जानता है, क्योंकि जब भी अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कराते हैं तो वो ऐसे ही मिल्क को डिलीवर करते हैं। मास्टर रोशी इन दोनों बच्चों की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और वो कहते हैं, मैं जल्द ही इन दोनों को तैयार करूंगा और वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में लेके जाऊंगा। गोकू पूछता है, आखिरकार ये क्या है? क्रिलिन गोकू को बताने लगता है, इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड के सारे लोग आते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर और बहादुर हैं, और इन सभी लोगों के बीच मैच होता है जिसमें इन लोगों को आपस में लड़ना होता है और इसमें लोगों की स्ट्रेंथ का पता लगता है वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और जो आखिरी तक इसमें टिका रहता है वो इस मैच को जीत जाता है और उसे काफी बड़ा इनाम मिलता है। और गोकू ये डिसाइड करता है कि वो भी वहाँ पर जाएगा और सबको अपनी पावर दिखाएगा। वहीं हमें दूर एक मार्शल आर्ट स्कूल में यामचा को दिखाया जाता है और ये भी उस टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये अपने वुल्फैंग फीस्ट से सभी को यहाँ पे ढेर कर रहा होता है। फिर हम दोबारा से इन दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि फिर से मिल्क को डिलीवर कर रहे थे। कभी वो खाई से जाते हैं, कभी रेगिस्तान से और कभी पानी से, और ये लोग अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा थक चुके थे। लेकिन इन लोगों को अभी ये नहीं पता कि अभी इन्हें बहुत सारी ट्रेनिंग करनी है, जैसे कि आफ्टर मॉर्निंग ट्रेनिंग, आफ्टरनून ट्रेनिंग और इवनिंग ट्रेनिंग, और अब बारी थी इनकी मिड मॉर्निंग ट्रेनिंग की। और ये इन्हें खेत में काम करने के लिए ले आए थे। मास्टर रोशी यहाँ पे खेत के ओनर से बात करते हैं और ये लोग अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन मास्टर रोशी इन्हें समझाते हैं, तुम्हें ये सारा काम अपने हाथों से करना होगा। जिसके बाद ये लोग भी अपना काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही तेजी से पूरे खेत को ही खोद देते हैं। इसके बाद अब इन लोगों को काफी ज्यादा भूख लगती है तो ये खाना खाने के लिए अपने घर आ गए थे, लेकिन क्रिलिन अपने खाने
खाने में कुछ मसाले डालने लगता है, जिससे लॉन्च को यहाँ पे एक छींक आ जाती है और वो अपने दूसरे रूप में आ गई थी। जिसके बाद ये इन पे फायरिंग करने लगती है और ये लोग यहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। जिसके बाद ये रेस्टोरेंट में आगे खाना खाने लगते हैं। गोकू यहाँ पे बहुत सारा खाना खाता है और जैसे ये छींकता है, क्रिलिन और मास्टर रोशी काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब खाना खाने के बाद इन लोगों की बारी थी पढ़ाई की और ये लोग अब पढ़ने लगते हैं, जिससे हमें ये तो क्लियर होता है कि गोकू पढ़ाई में काफी ज्यादा वीक है और हो भी क्यों ना, अभी तक ये पहाड़ों में रहा है तो इसे पढ़ाई के बारे में क्या ही पता होगा। अब ये लोग फिर से खाना खाने के लिए आ गए थे। ये दोनों बच्चे काफी ज्यादा खाना खाते हैं। लॉन्च इनके लिए और ज्यादा खाना ले आती है, लेकिन मास्टर रोशी फिर से अपनी हरकतें करने लगते हैं और वो इस टेबल के नीचे फंस जाते हैं क्योंकि ये टेबल टूट चुका था और गोकू उन्हें वहाँ से निकलने से मना करता है। हे, अभी आप बाहर मत आना, मैं खाना खा रहा हूँ और मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। और खाना खाने के बाद अब ये लोग आराम करने के लिए आ गए थे। गोकू को समझ नहीं आता कि ये लोग आराम क्यों कर रहे हैं, इन्हें तो ट्रेनिंग करनी चाहिए। मास्टर रोशी उसे समझाते हुए कहते हैं, देखो गोकू, दुनिया का चाहे जितना भी बड़ा फाइटर हो और वो भले ही जितनी मर्जी ट्रेनिंग भी करता हो, लेकिन उसके लिए भी सोना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इससे मसल रिकवरी काफी जल्दी होती है। अब मास्टर रोशी इन्हें अगली ट्रेनिंग के लिए ले आए थे और ये कंस्ट्रक्शन साइट थी और मास्टर रोशी यहाँ के मैनेजर से भी बात कर लेते हैं। हे देखो, मेरे पास दो ऐसे बच्चे हैं जो कि तुम्हारे टूल से भी काफी जल्दी काम कर देंगे, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें हमें दुगने पैसे देने होंगे। और भाई ये बंदा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तो मास्टर रोशी इन दोनों बच्चों को एक छोटा सा नमूना दिखाने के लिए कहते हैं और ये दोनों काफी तेजी से काम करने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। और ये लोग गाड़ियों से भी काफी ज्यादा तेज भाग रहे थे और इनके काम करने की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। और क्रिलिन अब ये सोचने लगता है, जहाँ पर वो पहले मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लिया करता था, वहाँ के टीममेट इसको काफी ज्यादा बुली किया करते थे और ये लोग अब उस टूर्नामेंट में भी आएंगे। ये सोचकर क्रिलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक टूल को तोड़ देता है। अब भाई मैनेजर ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है कि इन बच्चों के काम करने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है और मैनेजर कहता है, ये बच्चे तो काफी ज्यादा तेज है, तुम जितना बोलोगे मैं उतना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। अब ये काम खत्म होने के बाद मास्टर रोशी इन्हें अगली ट्रेनिंग के लिए ले आए थे। गोकू वही यहाँ पे गुस्सा करने लगता है, हे मास्टर रोशी, आप हमसे ऐसे ही काम कराते जा रहे हो, आप हमें मार्शल आर्ट के मूव कब सिखाओगे। और मास्टर रोशी कहते हैं, चलो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट का एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर रोज तुम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम इस बड़े से पत्थर को आसानी से हिला पाओगे। अब भाई ये सुनकर गोकू अब उस पत्थर को हिलाने की ट्राई करता है और वो काफी आसानी से उसे हिला भी देता है। ये देखकर मास्टर रोशी काफी ज्यादा शौक होते हैं और अब वो बहाना लगाते हुए कहते हैं, अरे ये चट्टान तो कोई भी बूढ़ी अम्मा हिला देगी, मैं इस बड़ी चट्टान की बात कर रहा हूँ। और ये लोग अब ट्रेनिंग के लिए मान गए थे और वो नहर में स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। उन्हें ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा आसान लग रही थी और मास्टर रोशी उन्हें ये कहते हैं, हे बच्चों थोड़ा ध्यान से, इस पानी के अंदर काफी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और क्रिलिन पूछता है, अरे वैसे कौन सी मछलियाँ हैं। और मास्टर रोशी कहते हैं, वैसे ज्यादातर यहाँ पे शार्क हैं। और भाई ये सुनकर इनकी काफी ज्यादा फटती है और एक शार्क इनके पीछे लग भी जाती है, लेकिन ये लोग जिगजैग करते हुए अपनी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं। अब मास्टर रोशी उन दोनों को एक रस्सी से एक पेड़ के बीच में बांध देते हैं और उनके ऊपर काफी सारी मधुमक्खियां छोड़ देते हैं और वो उन्हें कहते हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें अपने ओपोनेंट से बहुत ही कम जगह में लड़ना होता है और अगर तुम ये ट्रेनिंग नहीं करोगे तो तुम उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं रहोगे और आगे चल के तुम्हें दिक्कत होगी। और भाई ये लोग यहाँ पे ये ट्रेनिंग करने लगते हैं और मधुमक्खियों ने इन्हें काफी ज्यादा सुझा दिया होता है और एक ने तो मास्टर रोशी के सिर पे भी काट लिया होता है। अब क्रिलिन और गोकू अपने खाली समय में उस पहाड़ के टुकड़े को हिलाने के लिए जाते हैं और वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे और वो इसमें सफल भी होते हैं, जिसके बाद वो मास्टर रोशी को ये दिखाने के लिए ले आते हैं। गोकू और क्रिलिन ने दोनों ने ही इस पहाड़ के टुकड़े को हिला दिया था। ये देखकर मास्टर रोशी काफी ज्यादा शौक होते हैं, ये बच्चे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अब ये वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में जा सकते हैं और मुझे लगता है ये आसानी से जीत जाएंगे। अब ये बच्चे मास्टर रोशी से ये कहते हैं, हे चलो अब हमने ये कर लिया है, हमें मार्शल आर्ट के असली मूव सिखाओ और कैसे फाइट करना है ये भी। मास्टर रोशी उन्हें ये कहते हैं, देखो मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है, तुमने मार्शल आर्ट सीखना था वो मैंने तुम्हें सिखा दिया है। और रही बात फाइट की, ये स्किल तो लोगों में पहले से ही होती है, जब वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो खुद ही अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं। और अगर तुम चाहते हो ये सारा कुछ मैं तुम्हें सिखाऊं तो पहले तुम्हें उस कंपटीशन में जीतना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें इसके मूव और फाइट सिखा पाऊंगा। गोगो इस पे कहता है, अरे जब हमें फाइट आएगी ही नहीं तो हम उस कंपटीशन में जीतेंगे कैसे। मास्टर रोशी से कहते हैं, ए बच्चे क्या तुमने आज तक कभी भी फाइट नहीं की क्या, तुम्हें वैसे ही लड़ना है जैसे तुमने आज तक फाइट की है, बस अब तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अरे चलो ठीक है अब ज्यादा बातें मत करो, मेरे जैसे ही टर्टल शेल पहन लो, लेकिन ये मेरे वाले से काफी भारी होगा और हाँ ये पहन के तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। और जिसके बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं, वो टर्टल शेल पहन के ये अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हैं। वहीं हमें दूर जंगल में
एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि था यामचा, और ये यहाँ पर 3 महीने से अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा है और इसका अटैक वुल्फ फैंग फिस्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और ये सारा कुछ वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जाने के लिए कर रहा है। इधर हम गोकू और क्रिलिन को देखते हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है और जैसे ही अपने शेल को उतारते हैं ये पहले से काफी ज्यादा तेज और हल्के हो चुके हैं और भाई ये इतनी तेज भागते हैं कि मास्टर रोशी को भी पीछे छोड़ देंगे और जैसे ये जंप लगाते हैं तो ये आसमान में काफी ऊपर तक जा रहे होते हैं और लॉन्च ने इनके लिए ड्रेस बनाई होती है जो कि ये वहाँ पे पहन के जा सकते हैं। अब ये लोग उस टूर्नामेंट के लिए निकल गए थे और ये एरोप्लेन से वहाँ पे जा रहे होते हैं। गोकू नीचे देखता है, नीचे काफी ज्यादा लाइटें जल रही होती हैं क्योंकि गोकू के लिए ये फर्स्ट टाइम था। उसे ऐसा लगता है कि नीचे काफी ज्यादा सितारे हैं, लेकिन मास्टर रोशी उसे ये समझाते हैं ये कोई सितारे नहीं है बल्कि शहर की लाइटें जल रही हैं। अपना सफर कंप्लीट करने के बाद अब ये शहर की उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे ये टूर्नामेंट होने वाला है और गोकू यहाँ पे आके काफी ज्यादा खुश था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फाइटर्स आए हुए थे। तभी भीड़ में से कोई उसे आवाज लगाने लगता है। गोकू को समझ नहीं आता कि उसे कौन आवाज लगा रहा है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने यामचा आ जाता है। गोकू को पहले समझ नहीं आता कि ये कौन है, लेकिन यामचा उसे वुल्फ फैंग फिस्ट का मूव करके दिखाता है और गोकू झट से उसे पहचान जाता है। जिसके बाद गोकू यामचा को क्रिलिन से मिलाता है। हे देखो ये मेरा नया दोस्त है, इसका नाम है क्रिलिन और हम दोनों ने साथ में ट्रेनिंग की और इस टूर्नामेंट में हम सबको हराने वाले हैं और हाँ तुम मेरे सामने है तो मैं तुम्हारी भी चटनी बना दूंगा। तभी यहाँ पर बुल्मा भी आ गई थी। मास्टर रोशी उसे देखकर फिर से हरकतें करने लगते हैं। हे बुल्मा, तुम्हें याद है हम लास्ट टाइम मिले थे तो काफी ज्यादा मजा आया था, क्या तुम वो चीज दोबारा से कर सकती हो? लेकिन भाई बुल्मा की ये देखकर काफी ज्यादा सटकने लगती है और वो इस बुड्ढे की बैंड बजा देती है। अब मास्टर रोशी इन दोनों का नाम यहाँ पे रजिस्टर करवा देते हैं और ये लोग आराम से जाके सो जाते हैं क्योंकि अगली सुबह टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और अब अगला दिन हो चुका था और इनका टूर्नामेंट आज से ही स्टार्ट होने वाला है। मास्टर रोशी ने इन दोनों के लिए ड्रेस भी बनाई होती है जो कि इन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद ये फर्स्ट राउंड के लिए अंदर चले गए थे और यहाँ पर काफी सारे फाइटर आए होते हैं। क्रिलिन की तो काफी ज्यादा फट रही होती है क्योंकि यहाँ पर काफी हट्टे कट्टे फाइटर थे और क्रिलिन को तो ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से हार जाएगा, लेकिन गोकू उसे समझाते हुए कहता है क्रिलिन तुम टेंशन मत लो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हो और तुम इन्हें हरा दोगे। और इधर यामचा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे अब देखने को मिलेगा कि मास्टर रोशी ने इन दोनों को क्या क्या ट्रिक सिखाई है और ये इस टूर्नामेंट में क्या करने वाले हैं। वहीं बुल्मा, उलोंग और पुआर बाहर से उन लोगों को देख रहे होते हैं क्योंकि एलिमिनेशन राउंड में कोई भी पब्लिक यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसलिए बुल्मा बाहर से छुप के ही उन लोगों को देख रही होती है। अब सभी लोगों को यहाँ पे नंबर मिल गए थे और जिसका नंबर जिसके सामने लिखा हुआ है वो उससे फाइट करेगा और यामचा ये देखकर कहता है ये तो काफी अच्छा हुआ, मेरी फाइट गोकू के साथ नहीं है। क्रिलिन कहता है ओ मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम गोकू से डर गए हो, कहीं तुम उसके हाथों पिट न जाओ। यामचा कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हमारी फाइट फाइनल राउंड में हो क्योंकि वहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती तो हम अच्छे से फाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया था। गोकू की फाइट एक काफी बड़े जाइंट से बंदे के साथ थी। उस बंदे को ऐसा लग रहा था ये छोटा सा बच्चा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, मैं तो इसे कुचल दूंगा। और जैसे ही उसे कुचलने की कोशिश करता है गोकू काफी ज्यादा तेज था, वो वहाँ से हट जाता है। इस बंदे को ऐसा लगता है इसने गोकू को कुचल दिया है, लेकिन गोकू उसके पीछे आ गया था और जैसे वो इस बंदे को टच करता है ये बंदा यहाँ से नीचे गिर जाता है, यानी कि गोकू इस फाइट को जीत गया है। और गोकू ने तो बस उसे बताने के लिए ही टच किया था कि वो उसके पीछे है, लेकिन उसका ये फोर्स भी काफी ज्यादा था जिससे ये बंदा नीचे गिर गया और सभी लोगों को ऐसा लग रहा था शायद ये बंदा खुद ही डिसबैलेंस हो गया था, इस वजह से ये नीचे गिर गया है। लेकिन यामचा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि उसे पता था कि गोकू ने उसे टच किया है और उसके फोर्स की वजह से ही ये बंदा नीचे गिर गया और उसे ये भी पता लग गया था कि मास्टर रोशी ने इन्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। और बुल्मा भी गोकू के लिए काफी ज्यादा खुश थी। वहीं गोकू ये नोटिस करता है कि उसके टच करने से ही ये बंदा नीचे गिर गया, अगर वो उसके पंच मारता तो इस बंदे का पता नहीं क्या होता। तो वो क्रिलिन को भी समझाने लगता है क्रिलिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपनी फुल पावर से यहाँ पे फाइट ना करें वरना इन लोगों को काफी ज्यादा चोटें आ सकती हैं। अब ऑरेंज टेम्पल के 2 लोग इन लोगों के पास आते हैं और ये क्रिलिन के पुराने साथी थे जिनके साथ ये प्रैक्टिस किया करता था। अब ये क्रिलिन की काफी ज्यादा बजाने लगते हैं तुम यहाँ पे सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम हमेशा से एक फुद्दू थे और तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता तो तुम इस फाइट को कैसे जीतोगे। जब क्रिलिन पहले इनके साथ प्रैक्टिस किया करता था तो ये लोग उसे काफी ज्यादा बुली किया करते थे। अब ये बंदा इसे बताता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। भाई क्रिलिन की पहले ही काफी ज्यादा फट रही थी, ये सुनकर उसकी और भी ज्यादा फटने लगती है और ये क्रिलिन को और भी ज्यादा डराने लगता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली मार्शल आर्ट क्या होता है, मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारा भरताप बना दूंगा और उसके बाद कोई भी तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तैयार नहीं होगा और ये जो तुम्हारा वहम है मार्शल आर्ट सीखने का, इससे ये भी खत्म हो जाएगा। अब गोकू क्रिलिन को ये समझाने
लगता है, हे तुम ऐसे नर्वस मत हो, वो तुम्हें सिर्फ डरा रहे हैं। अगर तुम ऐसे ही डरते रहोगे तो तुम फाइट में सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे और इन लोगों ने हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही किया है, तुम्हें डराया है ताकि तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल ना कर पाओ। अब दोबारा से यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाता है और क्रिलिन की बारी आ गई थी। वहीं क्रिलिन के पुराने दोस्त ये बात कर रहे होते हैं, हे तुम टेंशन मत लो, भले ही मैं इससे फाइट कर रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे नाम की भी इसकी एक दो हड्डी तोड़ दूंगा। अब जैसे ये बंदा क्रिलिन पे अटैक करता है, क्रिलिन इसके अटैक से काफी आसानी से बचता है और इसकी एक जोरदार किक मारता है जिससे ये बंदा काफी दूर जाके गिरता है और इससे तो दीवार भी टूट गई थी। वहीं इस फुद्दू ने बुल्मा का भी 60-70 रुपए का नुकसान करा दिया था क्योंकि इनकी आइसक्रीम भी गिर चुकी थी। अब क्रिलिन को भी ये समझ आ गया था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अब उसे किसी से भी डर नहीं लगता और ये लोग अपने अलग अलग मूव बना लेते हैं और ऐसा करके ये सभी लोगों को एक एक करके हराने लगते हैं। और अब बारी थी यामचा की। उसका जो ओपोनेंट था वो खुद एक वुल्फ था और यामचा उस पे वुल्फ फैंग फिस्ट का अटैक करता है। उसके ओपोनेंट को ऐसा लगता है कि ये बेकार सा अटैक होगा लेकिन यामचा इससे उसे हरा देता है और बुल्मा और बाकी सब भी काफी ज्यादा खुश थे कि ये लोग अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब फाइनल राउंड स्टार्ट होने से पहले क्रिलिन और गोकू मास्टर रोशी को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उनसे इम्पोर्टेंट बात कर सके लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं दिख रहे होते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी थी। गोकू एक बंदे की मदद लेता है और उसके सर पे चढ़ के उन्हें ढूंढने लगता है। वहीं मास्टर रोशी बुल्मा के पास आए होते हैं और वो उसे एक टी शर्ट और एक की चैन देते हैं। मास्टर रोशी जितने हरामी लगते हैं उतने हैं नहीं, ये तो काफी ज्यादा स्वीट है जो कि उसके लिए ये गिफ्ट्स लेकर आए। लेकिन ये करने के पीछे मास्टर रोशी का एक अलग ही प्लान था। वो बुल्मा से दोबारा कुछ मांगना चाह रहे थे और जब बुल्मा को ये पता लगता है वो उनके एक जोरदार पंच मारती है जिससे ये बुड्ढा हवा में उड़ जाता है। अब यहाँ पे फाइनल राउंड स्टार्ट हो गया था। अब सारे कंटेस्टेंट को एक जगह पे बुलाया जा रहा था क्योंकि अब उनका सिलेक्शन होने वाला है जैसे कि पिछली बार हुआ था और ये बॉक्स में से पर्चियां निकाल के अपना अपना ओपोनेंट सिलेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे हम कुछ न्यू लोगों को भी देखते हैं जिन्हें हमने एलिमिनेशन राउंड में नहीं देखा था जैसे कि जैकी चैन, मिस रोजी, द फिट गाय, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होते हैं। और सबसे भद्दा बंदा बैक्टीरिया जो कि आज तक नहाया नहीं है और इसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्मेल आती है। अब क्रिलिन अपने ओपोनेंट को चूज करने के लिए जाता है और वो काफी ज्यादा खुश था कि वो फाइनल राउंड तक पहुंच चुका है और जैसे ही वो अपनी पर्ची निकालता है तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे और जब वो खुद उसे देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसका ओपोनेंट था बैक्टीरियन जो कि इसकी चटनी बनाने वाला है। अब सारे ही फाइटर सिलेक्ट होने के बाद होस्ट ये अनाउंस करता है सबसे पहली फाइट होने वाली है क्रिलिन और बैक्टीरियन के बीच और दूसरे मैच में फाइट करेंगे यामचा और जैकी चैन और तीसरा मैच होगा द फिट गाय और मिस रोजे के बीच और लास्ट मैच गोकू और गिरेन के बीच होगा। अब होस्ट सबको ये बताता है जो लास्ट तक इस मैच में टिका रहेगा और इसे विन करेगा उसे 5 लाख इनाम में मिलने वाले हैं, तो इसलिए अब तैयार हो जाओ। अब पहला मैच यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। गोकू क्रिलिन को समझाने लगता है तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बस जाते ही उस पे लात और घुसे बरसा देना। अब ये दोनों ओपोनेंट एक दूसरे के सामने आ गए थे और दोनों ही काफी सीरियस मूड में लग रहे थे और बैक्टीरियन की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है लेकिन क्रिलिन जैसे तैसे करके उसे बर्दाश्त कर रहा था और जब बैक्टीरियन उस पर अटैक करता है तो क्रिलिन काफी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पा रहा होता है क्योंकि उसके शरीर से काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है। जिसके बाद बैक्टीरियन एक गंदी सी डकार क्रिलिन के मुंह पे मार देता है जिससे भाई क्रिलिन बार बार बेहोश होने से बच रहा होता है और उससे फाइट करने में भी काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही होती है। अब क्रिलिन रिंग के पूरी एंड में आ गया था और वो नीचे गिरने ही वाला था और वो जैसे ही भाग के दूसरी तरफ जाने की ट्राई करता है बैक्टीरियन उसके ऊपर बैठ जाता है जिससे भाई क्रिलिन की यहाँ पे चटनी बन जाती है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन गोकू जैसे तैसे करके उसे होश में लाता है और क्रिलिन अब दोबारा से खड़ा हो गया था और उसे समझ आ गया था कि वो पास जाके इस पे अटैक नहीं कर सकता तो इसे दूर से ही उस पे अटैक करना होगा जैसे कि इसने एलिमिनेशन राउंड में किया था जिससे बैक्टीरियन एक एक में ढेर हो जाता है। लेकिन क्रिलिन को पता था कि ये अभी भी होश में है तो वो उसके पास जाके उसके फेस पे एक फाट मारता है जिससे ये पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। अब तुम्हें समझ आया कि गंदगी में लड़ना कितना ज्यादा मुश्किल होता है और क्रिलिन ने इस मैच को यहाँ पे जीत लिया था। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे लेकिन बैक्टीरियन की बदबू की वजह से इन लोगों की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी और फिर रिंग की भी अच्छे से सफाई कराई जाती है। अब यहाँ पे अगला मैच स्टार्ट होने वाला है जो कि जैकी चैन और यामचा के बीच में है। वहीं हम जैकी चैन को देखते हैं जो कि मिस रोजे के साथ फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा होता है और इसकी हरकतें बिल्कुल मास्टर रोशी जैसी हैं। वहीं गोकू और क्रिलिन मस्त खा पी रहे होते हैं क्योंकि अगले मैच के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होगी और जैकी चैन ये लड़की पटाने में बिजी था लेकिन उस लड़की की नजर मिस्टर फिट गाय पे थी क्योंकि उसका मैच इसी के साथ होने वाला है तो ये सोच रही है कि ये पहले इसे पटा लेगी ताकि ये मैच में जीत पाए। लेकिन फिट गाय काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। जैकी चैन उसका माइंड रीड करके पता लगाते हैं ये बंदा एक गाँव से आया है जहाँ पे काफी टाइम से बरसात नहीं हुई है और वहाँ पर भूखमरी पड़ गई है इसलिए ये इस मैच को जीतना चाहता है ताकि ये अपने
गांव का भला कर सके। अब जैसी सेकंड फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती है, ये दोनों अब रिंग में आ गए थे। यामचा जैकी चैन को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि जैकी चैन काफी ज्यादा शांत खड़े होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तो फाइट भी नहीं करेंगे, और यामचा उन पे अपने वुल्फ फैंग फिस्ट से अटैक करता है, लेकिन वो काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं और इसका यामचा को भी पता नहीं लगता। वो ये बात सोच के हैरान था, आखिरकार बिना डिफेंस मोड में आए ये अपने आप को डिफेंस कैसे कर सकते हैं। असल में जैकी चैन काफी ज्यादा तेज थे, अगर यामचा उन पर अटैक कर रहा होता है तो वो काफी जल्दी उसे डॉज कर लेते हैं, जिससे यामचा को भी उसका पता नहीं लगता और अगले ही एंगल से उस पर अटैक भी कर देते हैं। अब जैकी चैन को ये मैच काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगता है, तो वो विंड क्लैप का इस्तेमाल करते हैं और यामचा को एक ही झटके में रिंग से बाहर कर देते हैं। यामचा को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, और वो जैकी चैन से पता भी करता है कि ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हारे अटैक को नहीं देख पाया। जैकी चैन कहते हैं तुम मेरे अटैक को देख ही कैसे पाते, क्योंकि वो विंड क्लैप था, उसे देखना हर किसी की बस की बात नहीं है। और इस अटैक की खासियत यह है कि तुम्हारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है उन्हें अपने हथेलियों में जमा करके हवा के साथ मिक्स करके इस अटैक को झटके से छोड़ दे, तो तुम्हारे दुश्मन पे इसका काफी बड़ा असर होता है। और इसकी खासियत ये भी है कि तुम्हारी बॉडी में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी इसका असर उतना ही तुम्हारे दुश्मन पे होगा। और जैकी चैन यामचा से ये भी कहते हैं तुम मुझे बाद में मिलना, मैं तुम्हें ये अटैक सिखाऊंगा। अब तीसरी फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, जो कि फिट गाय मिस रोजे के बीच में थी। मिस रोजे ये समझ गई थी कि ये बंदा इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं है, तो वो अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करने लगती है और इसका असर फिट गाय पे होने भी लगता है। वो धीरे धीरे पीछे हो रहा था और जैकी चैन दूर से छुप के ये सारा कुछ देख रहा होता है। यामचा ये नोटिस कर लेता है और उसे ऐसा लगता है जरूर ये मास्टर रोशी का ही भाई होगा, क्योंकि इसकी हरकतें देखकर लग रहा है ये दोनों सेम है। लेकिन फिट गाय अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बाकी सेंसेस की मदद से यहाँ पे फाइट करने लगता है। मिस रोजे यहाँ पे चीटिंग करके उस पर अटैक करती है, लेकिन फिट गाय एक ही अटैक से उसे यहाँ पे बेहोश कर देता है और जैकी चैन इसी चीज का फायदा उठाता है। हे हटो जरा, मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ, मुझे इसे चेक करने दो। और ये ठरकी बुड्ढा यहाँ पे अपनी हरकतें दिखाने लगता है। वहीं हम ये नोटिस करते हैं कि मास्टर रोशी काफी टाइम से दिखाई नहीं दिए। अब अगला मैच स्टार्ट हो गया था, जो कि गोकू और ग्रेन के बीच में था, और ये देखने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि गोकू इस मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। तभी लास्ट टाइम पे यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है और ये मैच यहीं पे पोस्टपोन हो जाता है और इन दोनों को काफी मनाने के बाद ये लोग भी यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अभी अपनी पेट पूजा करने लगते हैं। जिस रेस्टोरेंट में गोकू और उसके साथी बैठे होते हैं वहीं पर वो मॉन्स्टर भी पहुंच जाता है। वहीं क्रिलिन के पुराने दोस्त अब इस मॉन्स्टर से पंगे लेने लगते हैं, जिसके बाद ग्रेन उनकी चटनी बना देता है, साथ में इस रेस्टोरेंट में भी तोड़फोड़ करने लगता है। यामचा अब उसे रुकाने के लिए उसके सामने आ गया था, लेकिन ग्रेन उस पर भी अटैक कर देता है। ये देखकर गोकू उसे ये कहता है हे तुम्हारा अब बस बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें रिंग में नहीं बल्कि यहीं पर आऊंगा। और ये लोग फाइट करने ही वाले थे, तभी जैकी चैन आकर इन लोगों को रुका देता है। ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम यहीं पे फाइट करोगे तो इस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ग्रेन कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और जैकी चैन कहता है लेकिन तुम्हें यहाँ से मिलने वाले पैसों से फर्क पड़ सकता है। और ये सुनकर वो मॉन्स्टर मान जाता है। अब अगले दिन सब कुछ तैयार था, होस्ट भी ये अनाउंस करने लगता है जल्दी से दोनों लोग यहाँ पे पहुँच जाओ, मैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। ये मॉन्स्टर तो यहाँ पे पहुँच गया था, लेकिन गोकू अभी तक नहीं आया था। होस्ट कहता है मैं बस 10 तक गिनने वाला हूँ, अगर गोकू यहाँ पर नहीं पहुँचा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जिसके बाद गोकू के सभी दोस्त अब उसे ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें गोकू कहीं भी नहीं मिलता। तभी मिस रोजे ये कहती है हे देखो गोकू यहाँ पे सो रहा है। अब सभी लोग उसे उठाने लगते हैं। गोकू ये कहता है अरे क्या हुआ, मैं तो मस्त सपना देख रहा था। अब होस्ट आकर जल्दी से उसे उठाकर ले जाता है। अरे ऐसा कौन करता है, तुम्हारा फाइनल मैच है और तुम आराम से सो रहे हो। अब गोकू फिर से रिंग में आ गया था। इसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। जिसके बाद ये मैच भी स्टार्ट हो जाता है। ग्रेन अब यहाँ पे चीटिंग करने लगता है। हे गोकू देखो मेरी मुट्ठी में क्या है, और जैसे ही गोकू वो देखता है वो उसके पंच कर देता है। अब गोकू ये देखकर उसे भी एक पंच मारता है, जिससे इस मॉन्स्टर को दिन में ही तारे दिखने लगते हैं। अब गोकू उसकी पूंछ पकड़ के उसे गोल गोल घुमाता है और रिंग से बाहर फेंक देता है, लेकिन ये मॉन्स्टर एक ड्रैगन था तो ये हवा में ही उड़ने लगता है। अब वो रिंग में आने के बाद गोकू पे फिर से अटैक करता है और इसने अब गोकू को पकड़ लिया था और वो उसे उठाकर फेंक देता है। अगर गोकू नीचे गिरा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन गोकू यहाँ पे अपने फ्लाइंग निम्बस को बुला लेता है और उसकी मदद से वो यहाँ पे बच जाता है। जिसके बाद अब वो दोबारा से रिंग में आ गया था। अब ग्रेन ये कहने लगता है गोकू ने चीटिंग किया है, इसने अपने फ्लाइंग निम्बस का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको इस मैच से डिस्क्वालीफाई करना होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। होस्ट कहता है फ्लाइंग निम्बस एक क्लाउड है और ये एक नेचर की चीज है, और ना ही गोकू इसे बाहर से लाया है और ना ही ये रिंग के अंदर किया है। ये एक नेचुरल चीज है, तो इसलिए गोकू डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन हाँ, गोकू को ये कहा जाता है कि वो अगली बार फ्लाइंग निम्बस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सुनकर ग्रेन काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इस बार अगर उसने गोकू को बाहर फेंक
दिया तो वो दोबारा से इसका इस्तेमाल नहीं करेगा और वो इस मैच से डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। अब ग्रेन जैसे ही गोकू पे अटैक करता है वो नोटिस करता है गोकू यहाँ से गायब है। सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि गोकू अब ग्रेन के हाथ पे लटका हुआ था और जैसे ही ग्रेन उसे देखता है वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि गोकू की टेल अब दोबारा से आ गई है और वो उसी का इस्तेमाल कर रहा था। टेल आने के बाद गोकू पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वो इसके रबड़ बैंड को भी यहाँ पे तोड़ देता है और वो अपनी टेल से एक्सरसाइज करने लगता है। हे बदमाश मॉन्स्टर, चलो आओ अब मैं तुम्हारा खेल खत्म करता हूँ। अब गोकू की ये पावर देखकर ग्रेन की भी काफी ज्यादा फटने लगती है और वो खुद ही गिव अप कर देता है और इस राउंड को गोकू जीत जाता है। तो ये पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। अब देखना ये है जब गोकू की फाइट जैकी चैन के साथ होगी तो क्या होगा, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ वीडियो को भी लाइक कर देना क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट काफी जल्दी आने वाला है और इस वीडियो पर लाइक टारगेट रखते हैं हम 10K लाइक्स। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है 10K लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करा देना और मैं आपके लिए उतनी ही जल्दी वीडियो लेकर भी आ जाऊंगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर, बाय बाय।